अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और मैं हूँ आपकी होस्ट मनीब आसिफ। कहते हैं जनाब कि कामयाबी के ना 100 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। और ये बात कहने सुनने के लिए तो एक महज जुमला ही लगती है हमें, लेकिन हकीकत के तनाजुर में देखा जाए ना तो अपने अंदर एक जहां रखती है। सादा अल्फाज में ये समझना चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर आप कामयाब हो गए हैं, आप मंजिल तक पहुंच गए हैं, कोई गोल जो आपने सेट किया था, या फिर यूँ कह लें कि अपने दफ्तर में आपने एक मुश्किल असाइनमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, तो सब आपकी कामयाबी को शेयर करने आएंगे, मुबारकबाद भी देंगे। लोग दाएं बाएं हर जगह यही बताएंगे कि दरअसल आपकी जो कामयाबी है ना, उसके लिए फलां ने ये किया, बड़ी मुश्किल होती है और ये सब कुछ होता है। और तो और ये भी आपके लिए कहा जाता है कि हमने आपकी सिफारिश की थी तब, और इसलिए आपका ये काम बड़ा आसानी से हो गया। आपके लिए इसे हल करना कोई मुश्किल मसला नहीं था, और देख लें एन वैसे ही हुआ है जैसे हमने आपको कहा था। और अगर आप गलती से कहीं नाकाम हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपना दी बेस्ट देने के बावजूद भी नाकाम हो गए हैं, तो फिर जनाब समझ जाएं कि आप ऐसे चौराहे से गुजर रहे हैं जहां खड़ा हर शख्स हाथ में सिंग उठाए आपका निशाना लेने के लिए खड़ा होता है। आपके मुतल्लिक ये तय हो चुका होता है कि आपसे बढ़कर निकम्मा और नाअहल तरीन कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी मंजिल के रास्ते का मुसाफिर बनने से पहले ना तमाम तर अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, अपनी एनर्जी जमा कर लें, और फिर ये तय कर लें कि जो काम आपने चुना है, सिलेक्ट किया है, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने ही इसे करना है और हर हाल में करना है, पीछे हरगिज़ नहीं हटना है। डेडिकेशन, आपका अज़्म, हौसला आपको ना कामयाबी से ज़रूर मिलवा देगा। लेकिन अगर आपने इनिशियल में ही हिम्मत हार दी है और अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है, तो ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, तो फिर आपको ना 10,000 लोग रास्ते में ऐसे मिलेंगे, या कह लें कि 10,000 मोटिवेट करने वाले या डीमोटिवेट करने वाले लोग ऐसे मिलेंगे कि आप कभी कामयाब ही नहीं हो पाएंगे, आगे ही नहीं अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। जो गोल आपने सेट किया होगा कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ना ज़हनी तौर पर ही अपनी शिकस्त जो है उसको तस्लीम कर चुके होती हैं। ये सब माइंड गेम होती है, किसी भी जगह इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इरादा करें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने गोल सेट करें अपनी लाइफ में, और एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और कभी भी ना हालात बुरे और अच्छे होते हैं तो कभी भी इन हालात से घबराना नहीं है, घबरा कर रुकना नहीं है, बल्कि आगे ही बढ़ते जाना। और जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो फिर आगे बढ़ने से पहले उन लोगों को ज़रूर साथ लें जो आपके लिए रास्ता बनाने के लिए खड़े रहते हैं। उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें, उनकी जो एफ़र्ट होती है ना उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि जो लोग आपके साथ उस मुश्किल वक्त में होते हैं और जिन्होंने आपको सहारा दिया होता है, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होता है, उनका साथ बेहद ज़रूरी होता है। तो जब वो आपके गम के साथी होते हैं तो खुशी के साथी फिर भी वही होने चाहिए ना, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक थैंक यू बोल देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है, जो हमें मोटिवेट करे, जो हमारे इरादों को बांधे रखे, ना कि तोड़े। तो ये आज खूबसूरत सा पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। अब कुछ बात होने वाली है हम सब के पसंदीदा फल के हवाले से, क्योंकि गर्मियों का मौसम चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आम की सहूलत मैसर हो और मिकदार भी वाफिर हो तो जनाब क्या ही बात है। आम का जहन में आते ही ना उसके मुख्तलिफ नाम, उसके इकसाम और फिर उसकी हर किस्म का जो मुनफरिद जायका होता है ना, उसका एहसास मुंह में होने लगता है। और उर्दू अदब के शायर मिर्ज़ा गालिब की आम से मोहब्बत के बारे में कौन नहीं जानता है, कौन वाकिफ़ नहीं है। मिर्ज़ा साहब से किसी ने पूछा कि आम कैसा होना चाहिए, तो गालिब ने कहा कि आम में बस 2 खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो ये मीठा होना चाहिए और दूसरा ये बेहिसाब होना चाहिए। और हम लोग ना ऐसे खुशकिस्मत खित्ते में रहते हैं कि जहाँ पर आम की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों इकसाम पाई जाती है। और कुछ इकसाम की अगर बात की जाए तो जिसमें चौंसा आ जाता है, अनवर रठौर, लंगड़ा, दुसहरी, सिंधड़ी और सरवली मुल्क भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और खाया जाता है। और पाकिस्तानी आम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसके मुख्तलिफ इलाकों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में आम
एक्सपोर्ट करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है और सालाना पाकिस्तान तकरीबन 165 मिलियन डॉलर के आम एक्सपोर्ट करता है। और इसी मैदान में अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तानी आम के जो बीच एक ज़बरदस्त मुकाबला भी चलता रहता है। और बेहतरीन आम के हवाले से वैसे तो थाईलैंड, नीदरलैंड, मेक्सिको, पेरू और ब्राज़ील बहुत आगे हैं। और आम के फ़वाइद की तो काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है, जैसे आम का फल आँखों, निज़ाम और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी बहुत मुफीद होता है। और ये फल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम खाने के नुकसानात नहीं होते। आम खाने के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, आज हमने इस पर बात करनी है। आम में क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से इसको फलों का बादशाह कहा जाता है और हर कोई, मतलब बड़े बूढ़े हर कोई पसंद करता है आम खाना। और मेरे ख्याल से 1-2 आम से तो हमारा वैसे भी जी नहीं भरता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जनाब मैं भी 1-2 आम से सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक 4-5 आम एट अ टाइम खाना लिए जाएं। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, हम मज़े से खा तो लेते हैं लेकिन बाद में हमारी बॉडी के ऊपर हम क्या ज़्यादती कर रहे होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शर्मीन यासीन हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेल्थ एडवाइज़र भी हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, आप भी खाती हैं आम? बहुत शौक और से। कितने खाती हैं आप? मिर्ज़ा गालिब ने जैसे कह दिया कि आम मीठा और बहुत और बेहिसाब हो, ऐसे ही है। मतलब हम उस कैटेगरी में अकेले नहीं हैं, आप भी शामिल ही हैं उसमें। नहीं, पहले तो इस तरह था लेकिन जब जैसी अवेयरनेस मिलती है साथ साथ तो फिर बंदा अब थोड़ा सा आपने कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस पर बात करेंगे कि किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले बताइए कि आम में कौन कौन सी ऐसी चीजें मौजूद हैं, क्या क्या ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से इसको फलों का बादशाह कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। आम बेशक आज जो हम लोग का जो टॉपिक है, हाँ, इंडीड बहुत वास्ट है और इसको जितना हम लोग खींचते जाएं उतना ही हमारे लिए हम उसको आगे डिस्कस करते ही जाएंगे। True. तो आम के बारे में एक काफ़ी हम लोग इसमें देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आम हर कोई खाता है, मतलब हर किसी के लिए मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। लाइक मैंगो को अगर हम उसकी बात करें कि हम मैंगो की क्वांटिटी हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम लोग क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी होने की हमारी बॉडी के अंदर हीट स्ट्रोक होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे फ्रूट्स या ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसे फूड लेना होता है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में वो हीट ना प्रोड्यूस हो ज़्यादा। तो मैंगो की तरफ चलते हैं। मैंगो जनाब अब आप देख लें कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी रिच जो है वो फ्रूट है। और इसके अंदर साथ साथ बात की जाए तो इसके अंदर काफ़ी जो स्वीटनर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और मैंगो का इस तरह से है कि अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लेते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के ऊपर इसका रिवर्स रिएक्शन होगा। अच्छा। तो इसका जो बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं वो 11 till 4 o'clock होती हैं, जिसके अंदर हमारी 2 मेजर माइनर मील्स आती हैं जो कि हम लोग इसको स्नैक टाइम 1 एंड स्नैक टाइम 2 कहते हैं। तो अगर हम लोग अब जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में हमने रूल बनाया हुआ है कि रोटी अगर हम खा रहे हैं तो रोटी के साथ हमने मैंगो लेना है, तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर ऑब्वियसली जो है ना वो बुरा रिएक्शन होता है, हमारी डाइजेशन प्रॉपर से नहीं हो रही होती है। सही। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी ये होता है कि हम मैंगो लें, उसके स्मॉल पीसीस करें। बेशक एक पूरा मैंगो आप ले लें, लेकिन आप उसके स्मॉल पीसीस लें और उसको फोक से थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जब आप थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो फिर आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी मिल जाती है, आपको भी फुलनेस फील होने लग जाती है क्योंकि आप चू करके खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, तो फिर आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि गर्मी का मौसम है तो प्लीज़ थोड़ा सा हाथ होला रख के खाओ। तो स्मॉल पीसीस में आप इसको करके खाएं तो लेकिन मतलब इसमें जैसे मैंने बात की कि इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो इसकी वजह से इसको फलों का बादशाह कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें मिलती हैं, जितने भी हमें विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। इसके मैंगो की बात की जाए तो मैंगो के अंदर B6 भी होता है जिसको बायोटीन कहते हैं। जी। अब ये मैंगो को बादशाह क्यों कहा जाता है, इसकी तरफ चलते हैं। मैंगो को बादशाह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत वास्ट किस्म की न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन जो है वो विटामिन ए है जो कि आंखों के लिए बहुत मुफीद है, आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करता है। इसके साथ विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इसके अंदर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन B12 की बात की जाए तो उसको बायोटीन
कहते हैं, लेकिन उसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। इसको ब्यूटी विटामिन इसलिए क्यों कहा जाता है बायोटिन B6 को, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या ऐसे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, फोलेट इसके अंदर पाया जाता है, जो कि आपके क्यूटिकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, अच्छा। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है ये। और मैंगो चूंकि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग नॉर्मल पेशेंट्स हैं या वो ले सकते हैं, इसको डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं, और उनकी टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन ज़्यादातर तो यही है ना हमारा माइंडसेट बना हुआ कि जो डायबिटिक लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना, अपनी डाइट से ही निकाल देते हैं, और हम लोग भी उन्हें नहीं देते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो वो उनको कहा जाता है कि इसमें शुगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मीठा होता है, स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको नहीं दिया जाता है। तो दे सकते हैं उन्हें, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको मतलब कितनी क्वांटिटी में फिर उन्हें दे सकते हैं? आप मैंगो की 500 ग्राम्स आप इसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 कप आपका बनता है, सर्विंग में आता है, ठीक है। और इसका जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्मॉल पीसेस में कट करके खाएंगे, ज़्यादा देर च्यू करेंगे आप तो इसकी क्रेविंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, आपका दिल आपका भर जाता है ऑलमोस्ट ना। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए 500 ग्राम्स हैं, और जो बाकी हैं वो भी 2 मैंगो अगर दिन में ले लेंगे तो उनको कुछ भी नहीं कहेगा मैंगो। अच्छा। कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली हर चीज़ का एवरीथिंग ऑफ एक्सेस इज़ बैड, तो जैसे ही आप इसको एक्सेस अमाउंट में लेने लग जाएंगे आपको पिंपल्स निकल सकते हैं, और आप मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंगो के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से मोटापे का भी इंसान शिकार हो सकता है। तो इसलिए एतदाल में रहकर खाना। बिल्कुल। लेकिन आजकल क्योंकि सीजन है मैंगो का सीजन, गर्मियों में ऑब्वियसली मैंगो के अलावा मेरे ख्याल से और कोई फ्रूट नहीं खाया जाता है, पसंद ही नहीं किया जाता है जब तक मैंगो होता है। घरों में भी, फ्रीजर्स में भी, फ्रिज में भी मैंगो पड़े हुए होते हैं। सुबह नाश्ते में भी मैंगो होता है, दोपहर में लंच में भी मैंगो होता है, रात को डिनर में भी मैंगो होता है। तो इतना जब मैंगो के शेक्स भी पिए जा रहे हैं, जूसेस भी पिए जा रहे हैं, वैसे भी मैंगो खाया जा रहा है, और बहुत से लोग हैं सुबह नाश्ते में भी मैंगो खा लेते हैं कि चले फ्रूट खा ली अगर कुछ और नहीं दिल कर रहा इस गर्मी में खाने में। तो इसका कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म होती है, मैंगो की तासीर गर्म होती है। तो क्या खाली पेट खा लेना चाहिए? क्योंकि उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तेजाबियत का भी शिकार हो रहे हैं, कि जलन हो रही है या इस तरह कोई और प्रॉब्लम। अच्छा, आपने बात की है कि इसको हम खाली पेट ले सकते हैं, या आपने मुझसे पूछा है कि हम लोग इसको किस तरह से हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम अपने दिन का आगाज़ करें तो बहुत बेहतर है कि हम लोग अपने जो शुरुआत है वो एंटीऑक्सीडेंट से ही करें, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि इसकी तासीर, अब हम तासीर जो है ना, ये हमने इंडिया पाकिस्तान का वर्ड बनाया। अच्छा। इसको अगर हम लोग देखें कि तासीर है क्या चीज़, ये एक हम कह लेते हैं मैंगो की नेचर है, या फ्रूट्स की नेचर है, या फूड की नेचर हम इसको ऑलमोस्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये इसका पॉइंट हम इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ एक अमाउंट से ज़्यादा लेते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर उसका ऑब्वियसली रिवर्स रिएक्शन होगा, वो आपकी बॉडी को कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचाएगा। जिस तरह पिंपल्स निकल सकते हैं, आपको गर्मी हो सकती है, आपका ब्लड जो है वो ठीक होने की तरफ आ सकता है, आपका जो गट हेल्थ है बजाय वो ठीक होने के जितनी आपको अमाउंट रिकमेंडेशन थी, आपकी डाइटिशियन ने, या आपको खुद पता होनी चाहिए कि आपकी जो डाइटिशियन जो आपको रिकमेंड करते हैं, ये खुद भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी इसकी अमाउंट है। उससे डिज़ायर अमाउंट से ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन तो फिर बुरा होगा ही आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसकी कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैंगो की हम रेसिपीज़, मतलब इसको हम किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, और जिस तरह आपने बात की है कि मैंगो के शेक्स वगैरह सब पसंद करते हैं। अब मेन टॉपिक है वैसे तो जो कि अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी को। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग चीनी डाल देते हैं। अगर कोई मैंगो आ गया है, लाइक अगर चौंसा है, या अगर कोई भी अनवरी थोड़ा, या कोई भी इस तरह का मैंगो की आ जाती है टाइप, जिसमें थोड़ा सा वो खटास होती है, अब ले तो आप आए हो मार्केट से तो परचेज आपने कर लिया, लेकिन वो थोड़ा खट्टा नहीं होने देना। तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर चीनी डाल लेते हैं। अब चीनी आपको पता है कि उसके अंदर फैट्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चीनी तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए ही नुकसानदेह है। तो इसको बेहतरीन तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में अपने अडॉप्ट करना चाहते हैं, कि अगर बहुत से लोग होते हैं मिल्क शेक्स के अंदर, हालांकि फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी मिठास होती है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्होंने डालना ही डालना। शेक्स में भी हमने एक तो दूध डाल रहे हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीनी डाल रहे हैं ऑब्वियसली। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है स्टीविया, जो कि हम लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब तो बल्कि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं अपने, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब स्टीविया जो है वो नेचुरल स्वीटनर है। बाकी जो हम लोग पिछले अपने जाएं उसमें देखें, हम अपने रिसर्च में जो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग खुद भी कंटेन करते हैं। सुक्राल हम लोग लेते थे, सुक्रोलोज जिसको कहते हैं,
फार्मूला, और फिर उसके बाद हम एस्पार्टम लेते थे, और फिर उसके बाद स्क्रीन हम लोग जो अच्छा। अपनी ऐड कर लेते हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थे, ठीक है, जो कि हमें मार्केट में मिलते थे। सही। तो अब जो एडवांस रिसर्च है उसके मुताबिक देखा जाता है कि लीफी ग्रीन जी जी, ये जो प्लांट बेस्ड है प्लांट ना, बेस्ड जो है, स्टेविया, हाँ। हम लोग उसको जो है वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब वो आपको 3 फॉर्म में मिल सकती है, ओके। आइदर इन ड्रॉप फॉर्म्स में मिल सकती है, आपको पाउडर फॉर्म में मिल सकती है, और आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल सकती है। अब जो लोग बहुत शौकीन है वो आदत से मजबूर हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक आइडियल चीज़ हमने जो डिस्कवर की है वो स्टीविया है। ठीक है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो मिल्क शेक के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं। इवन दो अगर आप कोई ब्राउनीज बना रहे हैं, या आपको कोई पेस्ट्रीज बना खाने का दिल चाह रहा है, या आप गुलाब जामुन बनाने का मतलब दिल कोई चाह भी रहा है, मीठा कोई खाने भी का दिल मीठा, कर रहा है आपको, हाँ, एग्जैक्टली खीर बना रहे हैं कुछ भी, तो उसके अंदर बजाय आप मीठा डालने के आप उसके अंदर उसमें वो डाल स्टीविया सकते ऐड कर सकते हैं। सही। तो स्टीविया जो है वो 200 to 300 टाइम्स स्वीटर है एज कम्पेयर टू शुगर। लेकिन अगर ये शेक्स या जूसेस हम बना रहे हैं, अगर मैंगो शेक या जूस बना रहे हैं, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, अब उसको सीजन के बाद आप लें, या आप समझ लें कि कुछ बीच में मैंगो ऐसे आ जाते हैं जो खट्टे होते हैं, जो आप लोग जिसको सैलेड में भी ऐड कर लें, या आप उसको मिल्क शेक में भी ऐड कर लें। वैसे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम इसको इस तरह ही नेचुरली ही इसको कंज्यूम करें। अच्छा। लेकिन बहुत से लोग अगर शुगर ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, तो बजाय शुगर के वो अपने इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं। ठीक ये है। बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि होल फ्रूट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या उसको शेक की फॉर्म में लेना या जूस की फॉर्म में लेना? जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो उसको मिल्क में ऐड कर लें, और उसके ऊपर जितनी भी मलाई वगैरह आती है, या जो उसके ऊपर मक्खन वगैरह आता है उसके ऊपर हम लोग ऐड करके हम लोग वो डाल सकते हैं उसके अंदर, मक्खन वगैरह मलाई वगैरह उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। मक्खन को आप इसलिए इस तरह से ले सकते हैं कि होल मिल्क के साथ आप उसको कंज्यूम करेंगे तो उसके ऑब्वियसली बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे, जो लोग वेट इंक्रीज करना चाहते हैं। अच्छा। जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए स्किम मिल्क होता है, जो कि मलाई ऊपर से उतार जी, के उसको हम लोग इस तरह कंज्यूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसके अंदर डाल के मैंगो के, और हम ले सकते हैं। और जो लोग अपना वेट रिड्यूस नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक्टिव रहना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि आप इसको जो है ना वो सिंपल ही कंज्यूम करें। सिंपल ही, मतलब बिल्कुल। होल फ्रूट जो Whole होता fruit जो है है वो उसको consume आप करें। खाएं, ना ही आप जूस की फॉर्म में लें और ना ही बिल्कुल। आप शेक की फॉर्म में लें। अच्छा, घर में आम होता है, कभी रात को दिल करता है कि काट के रख ले, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं हम Exactly. लोग फ्रिज में, भूल जाते हैं, सो जाते हैं, तो सुबह होता है कि अच्छा उसी को उसको कवर भी अगर हमने नहीं किया हुआ तो उसी को दोबारा से कंज्यूम कर लिया जाए, खा लिया जाए, तो क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम उस तरह उसको खा लेंगे तो? या वैसे भी अगर हम लोग उसको लगातार खाते जा रहे हैं तो क्या नुकसान हो सकता है उससे हमारी बॉडी को? देखें, अगर एक चीज़ फ्रेश आपको मिल रही है, आप उसको फ्रेशली ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप उसको रखें और उसको थोड़ा टाइम दें, फ्रिज के अंदर उसको रखें, तो उसके अंदर ऑब्वियसली माइक्रोबियल उसकी एक्टिविटी जो है वो इंजाइम्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि फ्रिज के अंदर भी बहुत सी ऐसी आपको पता है कि ये आर्टिफिशियल रेज ही मिल रही है। तो जिस तरह आपको मिलता है फ्रूट, आप उसको उसी वक्त फ्रेशली कंज्यूम कर लेंगे तो उसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली इतने सच नहीं है, क्योंकि मैंगो एक ऐसी चीज़ है जो हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है और खाने वाली है, सेलिंग लाइक हॉट केक्स आप समझ लें। तो इसके ऐसे इतने ख़ास आप समझ लें कि नहीं है डिसएडवांटेजेस, लेकिन हमें इसको उसी वक्त लेना चाहिए जिस वक्त ये फ्रेशली आए हैं। अच्छा, बच्चों के लिए क्या कहेंगी कि बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं, तो बच्चों को कितनी क्वांटिटी के देने चाहिए, किस तरह उन्हें मतलब होल फ्रूट ही खिलाना चाहिए, किसी और उन्हें फॉर्म में देना चाहिए? बच्चों के लिए भी यही है कि मैंगो जो है वो इटसेल्फ आपको पता है कि बेशुमार न्यूट्रिएंट्स हैं, बेशुमार विटामिन्स हैं इसके अंदर पोटाशियम है, फोलेट है, आयरन की बहुत अच्छी है इसके अंदर, और जिस तरह मैंने आपको बायोटिन बताया कि फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, अपने हेयर्स को अच्छा करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है और बच्चे भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा आप खाएंगे तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन बुरा ही पड़ेगा। तो लिमिट में बच्चों को भी लिमिट में ही रह के खिलाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। हम लोग बेसिकली हम लोगों के लिए हम लोगों ने बताया कि न्यूट्रिएंट में कि आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। अच्छा। अगर आप पोर्शन को कंट्रोल करके खाएंगे तो ऑब्वियसली उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब आप
ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बॉडी का जो उसके ऊपर एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। तो अब बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी श्योर। जैसे मैंगो आपने लेना है, रॉ मैंगो आप ले लें, बेशक आप उसकी कच्ची अम्बी जिसको हम कहते हैं, अच्छा। आप वो भी ले सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, ऊपर से आप उसका छिलका उतार लें, जो प्लम उसका बच जाता है आप उसको स्क्वीज़ कर लें अच्छे से, और उसका जो प्लम है वो आप साइड पे कर दें। उसके बाद आपने उसके अंदर वाटर ऐड करना है, उसके अंदर साथ में स्पाइसेस जो भी आप अंदर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह हम इंडिया पाकिस्तान में हिमालयन सॉल्ट डाल लेते हैं, पिंक सॉल्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं, और पिंच ऑफ हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं सॉल्ट्स वगैरह, तो वो भी ऐसा इशू नहीं है। और साथ में आपने इसके अंदर क्या करना है कि क्यूमिन जो ज़ीरा होता है उसको आपने रोस्ट करके ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा। ये इतनी एनर्जेटिक ड्रिंक है, इतनी एनर्जेटिक है, आपको रिफ्रेशिंग, हाइड्रेटिंग और आपको एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रखता है। और चूंकि आपको पता है कि ज़्यादा मैंगो आप इस तरह कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आप फैट की तरफ जाएंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है वो इस ड्रिंक को ज़रूर बना के पिएं। अच्छा। और ये बहुत ही मुफीद आपके लिए रहेगी, और ये बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को भी एग्जैक्टली। और ये जो आजकल का जिस तरह का मौसम हुआ है, मानसून का मौसम हुआ है, पसीना बहुत ज़्यादा पसीना आता बहुत है, ज़्यादा आ रहा है, और कहा जाता है कि इस मौसम में खून पसीना एक हुआ होता है कि आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं पसीने के जरिए, तो आपको हाइड्रेट रखेगी ये जो एनर्जी ड्रिंक जो बताई है हमें शर्मी ने। अच्छा, जैसे आपने कच्चे आम की बात की है, कच्चे आम से चटनियाँ भी घरों में बनती हैं, आम का अचार भी बनता है, यही मौसम होता है उसमें बन रहा होता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? आम का जो अचार है उसको देखा जाए तो अगर हम एक दफ़ा उसको जब बना लेते हैं तो वो आपके काफ़ी टाइम निकाल देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल्स डलते हैं, उसके अंदर बाकी और स्पाइसेस वगैरह भी ऐड होती हैं। तो आम का अचार एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म आपका चल सकता है। और वो कच्ची अम्बियाँ जो उसको हम कहते हैं मोस्टली टिपिकल अपनी लैंग्वेज में, तो वो आपके लिए बेनिफिट है कि आप उसको बना लें, आप रोटी के साथ उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सालन नहीं पसंद करते या जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो भी इसको आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जिस तरह के एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आपकी गट हेल्थ को ये इंप्रूव करेगा। कच्ची अम्बी तो वैसे ही बहुत आप कह लें कि फ़ायदेमंद है, बहुत आपकी इंप्रूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर लाता है। और तो क्या फिर कच्ची अम्बी भी खा लेनी चाहिए? कच्ची अम्बी भी खा लें, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि आपकी एक तो वो डेंटल हेल्थ जो आपकी टूथ एक वगैरह इसके लिए भी वो होता है, क्योंकि अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड जो है वो आपके बॉडी के लिए ऑब्वियसली आपके दांतों के लिए भी जो है वो अच्छा नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो कच्ची अम्बी और मैंगो जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी को भी बहुत हद तक कम करता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको मीठे की क्रेविंग होती है। मीठे की क्रेविंग इस तरह से होती है कि वो लेना चाहते हैं कि यार हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो जाए, और मीठे से ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, और जो खटास होती है उसके अंदर उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। तो मैंगो के तो इस तरह बहुत बेशुमार फायदे हैं। अच्छा, और जो चटनी बनाई जाती है वो भी खाई जाती है इस मौसम में, बड़ी मज़े की रोटियों के साथ भी खाई जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जो रोटियों के साथ अम्बी हम लोग लेते हैं ना, जो अचार उसका हम लोग बना लेते हैं, ये जो चटनी आप इसकी बात कर रही हैं उसके अंदर हम लोग मिंट ऐड करते हैं। मिंट भी एंटीऑक्सीडेंट है, आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी को देता है, और आप हाइड्रेटेड रहते हैं। इसके अंदर साथ में हम लोग डालते हैं कोरिएंडर भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं, और एक सिट्रस सी आपको ना फ्लेवर इसका मिल जाता है। तो इसके अंदर भी आपको पता है कि एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल होगा। अच्छा, और मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ, जो लोग डायबिटिक होते हैं ना उनके लिए जो हम डाइट प्लान जो मैं अपनी मोस्टली क्लाइंट्स को देती हूँ, गर्मियों के क्लाइंट्स जो गर्मियों में अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, ये जो डायबिटिक होते हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि वो रोटी के साथ चटनी जो आम की जो बनी होती है वो खा सकते हैं। अच्छा, और उससे क्या होगा कि उनका जो गैस्ट्रेशनल सिस्टम है वो ठीक रहेगा, उनको ब्लोटिंग नहीं होगी, और उसके साथ साथ उनकी जो है वो उनको गैसी उनका नहीं होगा। IBS के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि IBS के जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी जो है ना वो चीज़ है कि आपके बाउल मूवमेंट भी आपको सही होंगी, और साथ में साथ आपको कह लें कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और ब्लड के आपको खून भी साफ़ करने के लिए कच्ची अम्बी बहुत ही अच्छी और मुफीद चीज़ है। मतलब इतने फ़ायदे हैं अगर आप कच्ची अम्बी का जो है वो अचार खा रहे हैं, या आप उसकी चटनी खा रहे हैं, या आप आम खा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक ही बड़ा कॉन्सेप्ट है शर्मीन कि अगर हमने आम खाया है तो क्विकली हम इसका जो है ना आंसर लेंगे कि अगर हमने आम खाया तो उसके बाद कच्ची लस्सी पी जाती है, तो क्या उसका कोई फ़ायदा होता है, या सिर्फ ये मिथ्स ही है कि उससे जो उसकी तासीर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है?
इसको देखें कि आप लोग जब लस्सी की बात की जाए, और मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये जो गर्म और ठंडे वाले कॉन्सेप्ट है ये इंडिया पाकिस्तान ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। वैसे इसका ऐसा कोई आप कह लें कि नहीं है ये, और ये मिथ ही है कि आप लोग इसके बाद लस्सी पी लें। वो हम क्यों पीते हैं, हमारे बड़ों ने हमें कहा है, और उसका एक फ़ायदा भी है। आप प्रॉपरली नहीं कह सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका इस तरह से भी फ़ायदा हो सकता है कि जो लस्सी है, जिस तरह बटर मिल्क है, हम उसको लेते हैं, या दूध लस्सी जो हम दही के साथ बनाते हैं उसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, और वो आपके जो बाद में जो भी आपकी खून के अंदर अगर गाढ़ा कर रहा है तो उसको पतला करने में होता है, हीट वगैरह भी आपका रिड्यूस करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन है। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जनाब मैंगोज के हवाले से हमने बात की है, कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने नुकसानदेह भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से, और बात करेंगे नींद के मुतालिक कि नींद क्या है, नींद हमें कितनी लेनी चाहिए और कितनी ज़रूरी है सेहत के लिए, ताकि हम सेहतमंद रह सकें। और या नींद का ना आना कितना बड़ा मसला है हमारे लिए, क्योंकि आजकल तो जिससे भी देखे हर शख्स ना नींद के मसले के हवाले से बात करता है कि हमें अच्छी नींद नहीं आती है। और नींद वो हालत होती है जिसमें इंसानी जिस्म का आराम करने का वक्त होता है, और इस हालत में हम किसी भी ज़हनी या जिस्मानी काम में मसरूफ़ नहीं होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सो रहे होते हैं, और जब हम सो जाते हैं ना तो हमें ख्वाब भी ज़रूर आते हैं, क्योंकि ख्वाब दरअसल नींद का एक इंतहाई दिलचस्प हिस्सा होते हैं। हर शख्स नींद में अमूमन 2 घंटे ख्वाब ज़रूर देखता है, और ख्वाब के मुतल्लिक मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात मुख्तलिफ किस्म की राय भी रखते हैं, और किसी के नज़दीक ये हमारी दबी हुई ख्वाहिशात का इजहार होता है। तो कोई इसे हमारी समझ बूझ बेहतर करने के लिए सोचों की कहानी के तौर पर पेश करता है, और जिसे हमारा लाशऊरी जहन बनाता है। और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ख्वाब एक रूहानी तजुर्बा भी है, मगर बहुत से लोगों के लिए ख्वाब एक अच्छा तजुर्बा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ लोगों को नींद का मसला होता है वहीं उन्हें ख्वाब का मसला भी होता है। लोग डबल शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, नौकरियाँ कर रहे होते हैं, या फिर मोबाइल का इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके सोने की जो औकात होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस, ये बेख्वाबी की हालत की बहुत बड़ी वजह है। पहले तो हम देखते थे कि ये सारे मसाइल ना हम वेस्ट में देखते थे होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो कुल 1998 अफराद से नींद के मुतालिक पूछा गया। उन 1998 अफराद में से 1584 अफराद को नींद ना आने का मसला था, और उन 1584 में से 712 अफराद ऐसे थे जो सिर्फ बेख्वाबी की बीमारी में मुब्तला थे। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां इससे मुतालिक हैं कि जनाब बहुत से लोग हैं कि जब वो सो रहे होते हैं, बहुत से लोग चलना शुरू कर देते हैं, जब वो सो रहे होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बीमारी होती है जिसको डिसऑर्डर कहा जाता है। और कुछ लोग ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हम लोग सो रहे होते हैं और लेकिन हमारा जो जिस्म होता है वो काम नहीं करता, जिसको स्लीप पैरालाइज कहते हैं, स्लीप एपनिया भी होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? स्ट्रेस लेवल की वजह से है या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? किस तरह इनसे बचा जा सकता है? क्या क्या थेरेपीज़ हो सकती हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ताहिरा, नींद का बड़ा मसला है। मुझ समेत सबको बहुत मसला है, नींद नहीं आती है। नींद अगर आती है दिमाग चलता रहता है, क्या करें? आपको भी ये मसला है? मतलब मुझे ये मसला, नींद का है सच में, मतलब दिमाग क्यों चलता रहता है ये मुझे समझ नहीं आती है। दिमाग इसलिए चलता रहता है कि जब आप बहुत सारे काम आपने करने होते हैं और आप वो काम बार बार सोचते रहते हैं और अपने दिमाग को एक शट डाउन कॉल नहीं आप देते, तो आपका दिमाग जो है इसको सोचता रहता है। ये एक वजह है। देन दूसरी वजह जो है वो आपका दिमाग, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो भी फिर आपका दिमाग जो है वो जागता रहता है। अच्छा। क्योंकि आप एक ऐसी अलर्ट सिचुएशन में अपने माइंड को रखे हुए हैं जहाँ पे वो बेचारे को कहीं रिलैक्स होने का या सोने का या एक शट डाउन कॉल आपने नहीं दिया होता, तो फिर वो जागता रहता है। और सुबह जब आप उठते भी हैं तो यू फील लाइक कि आप तो सोए ही नहीं। एग्जैक्टली। और थकावट सी महसूस हो रही होती है बॉडी में, इफेक्ट होती है।
दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्लीप इटसेल्फ जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है खुद से, क्योंकि ये बहुत सारे और जो साइकोलॉजिकल और इवन फिजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो उनको क्रिएट करता है। बट एट द सेम टाइम स्लीप जो है वो बहुत सारे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो जाता है। यानी ये दोनों तरफ चलता है। नींद भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि नींद के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जिसमें हम ये देखते हैं यूजुअली इंसोमिया लोगों को होना शुरू हो जाता है। इंसोमिया एक बड़ी ही कॉमन जो है वो मसला है नींद का। और इंसोमिया में होता ये कि लोग जो हैं वो या तो उनको नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही होती है, आ रही होती है तो इंटरमिटेंट होती है, मसलन एक थोड़ी सी आंख लगती है फिर आंख खुल जाती है, हाँ। और वो दिमाग उनका वैसे ही अलर्ट चल रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद बिल्कुल ही नहीं आती है, बहुत लेट आती है, यानी जो रात का फर्स्ट हाफ है वो गुजर जाता है कहीं 2-3 बजे जाके जो नींद आती है। कुछ लोग मेरे जैसे भी जो सोते बहुत ऑड टाइम्स के ऊपर है। लेकिन वो एक ज़रूरी ये है कि जो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जब आपकी नींद पूरी हुई है या नहीं हुई, तो आपने जैसे खूबसूरती से बयान किया कि जब मैं सुबह उठूं भी तो मेरी बॉडी इज टायर्ड, हाँ, ये एक इंडिकेशन है कि जिसमें आपकी नींद ठीक नहीं है। इसका मतलब कि आपकी नींद ठीक नहीं है। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी नींद ठीक है तो आपकी पहली फील जो आती है कि आप किस तरह से महसूस करते हैं जब आप उठते हैं। अगर आप टायर्ड हैं, अगर आपका बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, अगर कोई इस तरह की चीजें हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं और आपको इसको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। अब इंसोमिया जो है, जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल जाग रहे होते हैं और उसमें आपको इंटरमिटेंट भी नींद आ सकती है, कुछ टाइम के लिए आई, कुछ टाइम के लिए जो आपके लिए आंख खुल जाती है। देन क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें आपका दिमाग जो है वो जो आपके दिन के अनफिनिश बिजनेसेस होते हैं उनके बारे में सोचता रहता है, और जब वो आप बहुत वरी होते हैं तो फिर सबसे पहले नींद जो है वो कुछ लोगों की डिस्टर्ब होती है। इसी तरह से डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसमें नींद कुछ लोगों की ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है। स्ट्रेस में भी कम या ज़्यादा होती है। कुछ लोग बॉस होते हैं, कुछ लोग बहुत कम, बिल्कुल नींदें उड़ जाती हैं उनकी। जैसे लोग हम देखते हैं कि बच्चों के एग्जाम सर पे आते हैं, नींद उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। सो कुछ लोगों का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ये है कि उनकी नींद जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन लैक ऑफ स्लीप तो एक चले मसला है क्या? जो लोग ज्यादा सोते हैं वो भी एक मसला है? यस इट इज, बिकॉज आप लेट्स से कि आपको स्ट्रेस है, एक काम है जो आपके ऊपर पड़ा हुआ है, मगर आपको उसका इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि आपने 8-10-12 घंटे जो हैं आप बस सोए हुए, यू आर नॉट फीलिंग लाइक गेटिंग अप। अच्छा, ये वाली स्लीप भी इसी तरह की होती है कि आप जब आप 12 घंटे बाद भी उठेंगे यू विल नॉट फील लाइक आप ठीक हैं। कि एक तो चलो होता है ना कि आपने 12 घंटे की नींद ले ली तो आप जरा फ्रेश उठ जाएंगे, इसमें नहीं है। जब जिन लोगों को इस तरह से बहुत ज्यादा नींद जो है हाइपरसोमिया हो यानी कुछ ज्यादा नींद जो है उनको आना शुरू हो जाती है, तो फिर उनकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रही होती है, रिलैक्स नहीं होते, प्रोडक्टिव नहीं होते वो लोग, और पूरी बॉडी जो है वो स्लो चलना शुरू हो जाती है आपकी बहुत ज़्यादा नींद लेने से भी। सो नींद कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हर बंदे की नींद का साइकिल अपना होता है। ठीक है, ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि जी हमें 8 घंटे ही नींद सोनी लेनी है। हाँ, जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हैं, आप 6 घंटे सो रहे हैं, 5 सो रहे हैं, 8 सो रहे हैं, उसके सोने के बाद आप फील कैसा करते हैं। अगर आप फील बहुत अच्छा करते हैं, आप फ्रेश हैं, आपका माइंड एक्टिव है, आपका बिस्तर छोड़ने के ऊपर आपको मजबूर नहीं करना पड़ा अपने आप को, तो दैट मीन्स कि आपकी 4 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की नींद भी एनफ है। ठीक है, ठीक है। मतलब अगर डीप स्लीप आपने ली है, अगर क्वालिटी वाली स्लीप, एग्जैक्टली वो 4-5 घंटे भी, लेकिन वो बॉडी के हिसाब से हर इंसान 4 घंटे की नींद के बाद फ्रेश नहीं फील कर सकता। नॉर्मली लोग 6 से 8 घंटे तक की नींद जो है वो लेते हैं, जो कि एक अच्छी नींद है, जो कि आपकी बॉडी को एक अच्छा जो है रिकंस्ट्रक्शन होती है। हमारी स्किन रिकंस्ट्रक्ट करती है जब हम सोते हैं, हमारा माइंड रिकंस्ट्रक्ट करता है, हमारी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम, बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो जब हम सो रहे होते हैं वो तब बन रहे होते हैं, तब बन रहे होते हैं, और हमारा डाइजेशन उस वक्त जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है, यानी आपको स्लो करती है आपकी बॉडी जो है, और आप कल के दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आप एक्टिवली हो के सारी चीजें कर रहे हो। इंतहाई इंपॉर्टेंट आप ये समझो कि नीड है हमारी, ये नीड है, नेसेसिटी बन गई है ना, ये आपको सोना बहुत जरूरी है। ये जो डिफरेंट अब चीजें आ गई हुई हैं, ये आप बताएं, ये स्लीप पैरालाइज के जी आप सोए हुए हैं और आपकी बॉडी जो पैरालाइज होगी, ये क्या है? ये बेसिकली ये नई चीजें नहीं है, ये एक्चुअली ये जो चीज़ें पुरानी है सारी, लेकिन इसमें क्योंकि अब हम बात करना शुरू हो गए
गए, सो पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट कि जी इस तरह के इश्यूज भी होते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं। नींद जो स्लीप पैरालिसिस है उसमें हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आप सोए हुए हैं और एकदम से आपकी बॉडी आप यानी सोए हुए हैं और जागे और सोने की कैफियत में आप कहीं पे हैं, बीच में कहीं पे, अच्छा। और आपकी बॉडी एकदम से आपको लगता है एक टांग आपकी मूव नहीं कर रही, आपका अच्छा। बाजू नहीं मूव करता, यू फील सो हैवीनेस, बहुत हैवीनेस आपको उसके ऊपर फील हो रही होती है, आपको लगता है कि आप उठा ही नहीं सकते इसको, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। और इट टेक्स फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स लगते हैं जब आपकी बॉडी जो है दोबारा से उसमें वापस आती है और फिर जो है वो आप उसको हिलाना जुलाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये कंडीशन जो है समटाइम्स लोगों को ड्रीम के दौरान हो सकती है, समटाइम्स जब उनकी बॉडी टू टायर्ड है, अच्छा। तो उसमें भी ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है। कुछ लोगों की जो है ये वैसे ही उनको विदाउट एनी रीज़न जो है ये मसला हो सकता है, और समटाइम्स ये कोई ऐसी बहुत परेशानी वाली बात भी नहीं होती अगर ये फ्रीक्वेंट ना हो, अगर ये बहुत ज्यादा ना हो रहा, लेकिन ये कभी-कभार कंडीशन हो में रहा हो। आएगा या ये उसमें आएगा, डिसऑर्डर में आएगा ये? नहीं, आप इसको डिसऑर्डर नहीं कह सकते, ये प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। हाँ, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, यानी आप जब भी सोते हैं आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, उसमें आपकी बॉडी इमोबाइल हो जाती है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, तो देन इट इज़ अ नीड टू बी एड्रेस के ये एक ऐसी चीज़ बन गई जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन अगर ये कभी कभार हो रहा है, महीने में हफ्ते में एक आध बार हो गया, तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स योर नॉर्मल बॉडी कंडीशन। क्योंकि जब आप बहुत टायर्ड होते हैं, ड्रीम की उसमें कंडीशन में होते हैं, तो फिर आपकी बॉडी जो है कभी ना कभी उसका कोई एक हिस्सा जो है वो इतना हैवी फील हो सकता है कि वो आपको लगे कि इट्स नॉट विद यू, ये आपके साथ ही नहीं है और इसको मूव ही नहीं आप कर सकते। देन स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है। अच्छा। स्लीप एपनिया में यूजुअली लोगों को जो है सांस का मसला हो जाता है, और ये इतना कॉमन है। कुछ लोगों को ये नाक के गदूद के होने की वजह से होता है कि नाक में कुछ गदूद बन गया, वो जब वो सोते हैं तो फिर उनको सांस नहीं आ रहा सांस नहीं आ रहा, तो एकदम से सांस उनका इतना भी चोक कर जाता है कि वो उनको लगे सांस बंद वगैरह वो उठ जाए, और दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। ये नींद पैरालिसिस से ज़्यादा स्लीप एपनिया वाली कंडीशन जो है दैट इज़ वेरी सीरियस, और उसमें आपको इस चीज़ अच्छा, का और ये कॉमन भी है, ज़्यादा कॉमन है, ये कॉमन भी है, ये आपको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर आपको स्लीप एपनिया हो रहा है तो फिर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आप सांस लेना आपकी बॉडी भूल गई, हाँ। आपकी बॉडी ने मिस कर दिया, तो ऑफ कोर्स दैट्स वेरी सीरियस कंडीशन। और यूजुअली उन लोगों को स्लीप एपनिया ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जिनको नाक की हड्डी का, जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई इशू होता है, जो लोग बहुत स्ट्रेस प्रोन होते हैं, मतलब हर वक्त वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको डील नहीं करना आता, वो चीज़ें रहना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा जो है इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके ऑफ कोर्स सारी जगह पे फैट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वो फैट्स एक्यूमुलेट होता है तो आपकी पूरी बॉडी चोक करती है, उसमें ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, आपकी ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट होती है, बहुत कुछ होता है। सो आपको ये देखना है कि व्हाट इट इज़ कि आपको जो स्लीप एपनिया हो रहा है, जो एकदम से जो है आपका सांस रुकता है, देन आप एकदम से घबरा के जो है वो उठते हैं और सांस चोक करता है। ये कितना फ्रीक्वेंट और कितना ज़्यादा है। फिर लोगों को स्लीप एपनिया की वजह से, या वैसे भी हम देखते हैं कि लोग जैसे खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको देखना होता है कि क्योंकि नाक के गदूद का आपकी स्लीप के साथ और आपकी सांस के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। स्ट्रेस वगैरह का भी है मगर इसका भी है, क्योंकि लेकिन खराटों का तो कहा जाता है कि आप बहुत जब टायर्ड होते हैं ना तो तब वो लिया जाता है। कुछ लोग बहुत टायर्डनेस की वजह से कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो स्लीप एपनिया की वजह से, कुछ लोग ओबेसिटी की वजह से जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, और फिर आप उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे मुझे याद है मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट आई जो कि बेचारी बैठी बैठी सो जाती थी, यानी आप उससे बात कर रहे हैं एक्टिवली और वो सो जाती थी, और वो बिल्कुल इस तरह से कि वो गिरी जाए लेफ्ट राइट किसी एक साइड पे। तो वो ये एक स्लीप की ऐसी रेयर कंडीशन है जिसमें लोगों को इस तरह का भी हो सकता है कि वो बैठे बैठे एकदम से जो है वो उनको नींद आ जाए और वो सो जाएं, और उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल उसी में ही हो कि जैसे वो बिल्कुल अब स्लो हो चुके हुए हैं। और आप देखेंगे कि मिनटों सेकंडों में वो लोग जो खराटे भी लेना शुरू हो सकते हैं, कुछ इस तरह के। कुछ लोग इवन गाड़ी चलाते हुए आप देखोगे सो जाते हैं, उनको फौरन नींद थोड़ी थोड़ी सी आना शुरू हो जाती है, विच इंडिकेट्स कि उनकी रात की नींद जो है वो पूरी नहीं हुई।
या फिर उनको कोई और स्लीप का जो है वो इशू चल रहा है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बहुत से लोग हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, समटाइम्स हम देखते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नींद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग जो हैं नींद की कमी की वजह से या नींद ना आने की वजह से हमने देखा है वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। दिस इज रियली रियली कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वो खुद से ही जो है नींद पहले तो मेडिसिन खाते हैं ना, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, शुरू कर देते हैं। अब अल्टीमेटली जब वो नींद नहीं आती तो फिर उनकी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। सो बहुत सारी चीजें नींद की वजह से कॉज कर हो रही होती है और बहुत सारी चीजों की वजह से नींद जो वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अच्छा, जो लोग नींद में बोलते हैं या जो लोग जिनको आदत है नींद में चलने की, कि जनाब वो सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, वो पूरे घर का चक्कर भी लगा के आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? जो बोलने वाली एक कंडीशन है दैट्स लाइक ये बहुत कॉमन भी है, क्योंकि वो जो आपका सारे दिन की चीज़ें चल रही होती हैं वो आपकी बॉडी क्योंकि इतनी स्लो हुई होती है, आपके गार्ड्स सारे डाउन हुए होते हैं, आपने अपने ऊपर कोई चेक नहीं रखा हुआ होता, तो नींद में यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द थिंग्स जो आपने पूरे दिन में किया, या मे बी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही हैं तो वो आप उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। नींद में बोलने वाली कंडीशन जो है ये यूजुअली कुछ लोगों को बहुत टायर्ड होने की सूरत में होती है और कुछ लोगों को ये बहुत स्ट्रेस की सूरत में होती है, क्योंकि वो इतना उस चीज़ को नहीं रख सकते और रात को फिर वो सोने की उसकी कंडीशन में जब उनका माइंड बिल्कुल स्लो हुआ है तो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ये इतना सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन जैसे स्लीप वॉकिंग जो है दैट इज़ रियली रियली सीरियस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इवन ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि स्लीप वॉक में लोग क्राइम भी करके आ जाते हैं, मर्डर्स भी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, बट दे डोंट नो अबाउट इट। अब ये कंडीशन बिल्कुल इस तरह की है कि आप सो रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल वो अपनी स्लीप की कंडीशन में है, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वॉकिंग, और उसमें आप कुछ भी करके आ सकते हैं, यानी जैसे मैंने कहा कि क्राइम्स भी हो सकते हैं, आप कोई चीज़ जो है वो आपका माइंड बिल्कुल सोया हुआ, मगर आपकी बॉडी अलर्ट फॉर्म में है बट आपका माइंड स्लीपिंग कंडीशन में है। अगर ये कभी कभार हो जाए देन इट्स फाइन, क्योंकि कभी कभार होना इज़ नॉट अ बीमारी और प्रॉब्लम, वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है हमारी। लेकिन कुछ चीज़ें जिनको हम प्रॉब्लम्स हमें पता चले कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रिक्वेंट कितनी हो रही हैं, कितना, यानी वो रेगुलर हो रही हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा अगर हो रही हैं, 3 दफ़ा हो रही, तो देन इट नीड्स टू बी एड्रेस। अगर ये महीने में 1-आध बार हो रहा है, 2 हफ्तों में 1-आध बार हो रहा है, देन इट्स ओके फाइन। फिर वो हो सकता है कि आपको थकावट की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से, किसी चीज़ की, फिर आपको रूट कॉज देखना है कि आपका स्ट्रेस जो है वो आपको इफेक्ट कैसे करता है। नींद में स्ट्रेस का रोल इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर क्या किया जा सकता है कि एक बेहतर नींद के लिए, कि नींद हमारी कैसे बेहतर हो सकती है, क्वालिटी वाली या डीप स्लीप किस तरह ली जा सकती है? डीप स्लीप और क्वालिटी वाली स्लीप जो है ये लेना बहुत आसान है अगर आपकी हैबिट्स थोड़ी सी जो है वो हेल्दी। ठीक है। एक चीज़ होती है स्लीप हाइजीन। अच्छा, इस स्लीप हाइजीन को अगर हम कैरी कर लें तो हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। अब स्लीप हाइजीन होती क्या है, जैसे हम अपनी बॉडी हाइजीन करते हैं इसी तरह से हम अपनी स्लीप हाइजीन भी करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आप अपने सोने और जागने का एक टाइम सेट करो। चाहे आपको नींद आती है या नहीं आती, मगर आपके सोने और जागने का एक टाइम सेट होना चाहिए। लाइक आपने 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी आपने लेटना है आपका वो टाइम सेट होना चाहिए। उस टाइम पे अब आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही, यू शुड गो टू द बेड, आप अपने बेड पे चले। ठीक है। उसके बाद आपके उठने का एक टाइम होना चाहिए, बेशक वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम आपने रखा वो टाइम आपने सेट किया हुआ। अब आपका दिल कर रहा है उठने को, नहीं कर रहा, बट यू हैव टू वेक अप। सबसे पहले आपने अपना ये टाइम सेट करना है, ठीक है। उसकी वजह जो है वो ये है कि जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारा बॉडी क्लॉक ख़राब हो जाता है। हम वी ऑल हैव अ नेचुरल बॉडी क्लॉक। जब हमारा बॉडी क्लॉक ख़राब हो जाता है तो फिर हमारी नींद जो है वो खुद ब खुद फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। सो इसलिए हमें सबसे पहले अपने बॉडी क्लॉक को वापस लेके आना है। देन आप ये कर सकते हो कि सोने से कम 2 घंटे पहले अपना खाना पीना ख़त्म कीजिए। ठीक है। हर तरह का खाना पीना जिसमें आपकी कॉफ़ी, चाय, रोटी और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो भी उसमें आता है। कम से कम 2 आवर्स बिफोर आपने अपनी सारी चीज़ें बंद कर देनी। देन अगर आपको लग रहा है कि आपको स्लीप प्रॉब्लम है तो फिर सोने से कम आधा घंटा पहले जो है आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो फोन का इस्तेमाल ना करें। शावर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपको आपकी बॉडी से ऐसे केमिकल्स एक्सक्रीट करता है जिससे आपको नींद आती है बेसिकली। शावर लीजिए, फिर अगर आप फ़ोन ऑफ कोर्स आधा घंटा पहले उसको साइड पे कर दीजिए, बिकॉज अगर आप फ़ोन यूज़ करते रहेंगे तो आपको एक अलर्ट मैसेज आता रहेगा और फिर
सोने से पहले जैसे मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट पहले आप अपने बेड पे ही स्लीप योगा कर सकते हैं। वहाँ पे बैठे बैठे स्लीप योगा कीजिए ताकि आपकी बॉडी स्लो डाउन होती है। जितना आप अपनी बॉडी को स्लो डाउन करते जाएंगे आप उतना ही बेहतर जो है वो फील करते हैं और आपकी नींद उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो मोबाइल ऑफ कोर्स आजकल एक बहुत बड़ी रीज़न है कि लोग जो हैं उसके ऊपर मोबाइल के साथ लगे रहते हैं until unless they sleep। हाँ, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नींद नहीं आती वो वरी बहुत कर रहे होते हैं, वो नींद नहीं आई, 3 बज गए, 2 बज गए, नींद नहीं आई, इस तरह से। अब जितना आप ज्यादा ये सोच रहे हैं ना नींद नहीं आई हो, मैं अभी तक जाग रहा हूँ, हाँ। आप अपने माइंड को उतना ही अलर्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, नींद नहीं आ रही, डोंट बी वरीड, परेशान ना हो, टेक इट इजी, उठ के कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें। कोई अगर आप वजीफा करना चाहते हैं, कोई अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं, वो लेना शुरू कर दें। मगर ये मत सोचें हो नींद नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है। नहीं भी आ रही, वरीड भी है, लेकिन फोन साथ साथ यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। फोन जो है एग्जैक्टली उसकी जगह कुछ और कर लें जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रिलैक्स हो और आपको जो है नींद जल्दी आ जाए। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप अपनी जो नींद है उसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हो। जितनी भी स्लीप प्रॉब्लम्स थी उन पर हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हम सब के लिए खुशखबरी ये है, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये आ चुकी है कि जनाब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एक मैच जीत चुकी है, क्योंकि गोल्ड टेस्ट सीरीज़ चल रही है श्रीलंका में। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो पहला टेस्ट मैच था वो जीत चुका है। 131 रन का टारगेट दिया गया था श्रीलंकन टीम की तरफ से और 6 विकेटों के नुकसान पर जनाब हमने जो है वो टारगेट पूरा किया है और वो 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। 2 मैचेस की ये सीरीज़ है, बाकी मैच में क्या कारकर्दगी रहती है वो हम तब देखेंगे। लेकिन आज बहुत हम खुश हैं, जो क्रिकेट के शौकीन अफराद हैं उनके लिए ये खुशखबरी थी, तो मुझे था कि मैं आप तक भी ज़रूर ये पहुंचा दूं और एक अच्छा जो है हमारा नोट है उसके ऊपर आगे बढ़े और खुशखबरी के साथ ही अपने सेगमेंट का आगाज़ भी हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनाब इससे जो नेक्स्ट सेगमेंट है ना उस पर कुछ अच्छे असरात पड़े और बिजली की कीमतें भी कम हो जाए। तो हमने बिजली के हवाले से बात करनी है क्योंकि सेगमेंट हमारा लाहौर के मसाइल और हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, जिसमें बिजली की कीमतें सरे फहरिस्त आती हैं। तो जनाब नेपरा ने ना बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया है और वो बिजली का यूनिट जो 45 रुपये पर था अब तकरीबन 50 तक पहुंच चुका है। नेपरा ने IMF से मुआहिदे पर अमल करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया और नई कीमतों के इतलाक़ के बाद माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बुनियादी टैरिफ की कीमत 13.4 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़कर 18 रुपये 36 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगी, जबकि 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वालों का बिल 3700 से बढ़कर 4700 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उनका बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 91 पैसे होगा। और इसी तरह अगर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल के हवाले से बात कर ली जाए तो उनका बिल 6000 से बढ़कर 8000 रुपये तक का हो जाएगा, जबकि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल 12300 रुपये तक जा पहुंचेंगे। और इन कीमतों का इतलाक़ 1 जुलाई से जो बिजली के यूनिट्स हैं उन पर होगा। तो आवाम के साथ ज़्यादती ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ लूड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लूड शेडिंग अभी भी जारी है और IMF पॉलिसी की वजह से जो गर्दिशी कर्जों की मद में बिजली की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है। सिर्फ पिछले 6 महीने की अगर बात कर ली जाए तो 5 से 6 बार बिजली महंगी हुई है, जबकि एक बार सिर्फ सस्ती हुई है जो ना होने के बराबर थी। और पिछली हुकूमत भी यही दावे किया करती थी और गर्दिशी कर्जों का जो हुजम था वो 4 साल दौर में 2 गुना हो गया था। और मौजूदा हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो वो भी सिर्फ दावे ही कर रही है, हल कोई नहीं है उनके पास भी। और सिर्फ गुज़श्ता माली साल के 11 महीनों में गर्दिशी कर्जे में 394 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब से बढ़कर 2600 अरब से भी तजावुज़ कर चुका है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जनाब क्यों आए रोज़ जो है वो बिजली महंगी हो रही होती है।
और हैरानकुन बात यह है कि मुल्क में 249 अरब का जो इजाफी सिर्फ रिकवरी लॉसेस की वजह से इजाफा होता है, और अब तक इन 6 महीने के नताइज और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और हमारे सामने आ रहे हैं। तो पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब हमें रिलीफ मिलेगा, कब बिजली की कीमतें जो हैं वो कम होंगी, और फिक्स चार्जेस की मद में जो जनाब आवाम को लूटा जा रहा है, ये कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आवाम भर रही है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है आवाम के ऊपर एक बिजली का बॉम्ब गिराया जाता है। फ़हद अमीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया वीबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप? मैं भी ठीक हूँ। खुशखबरी तो दी थी पाकिस्तानियों को कि क्रिकेट की सीरीज़ तो हम जीत चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ परेशान भी हैं हम, बिजली आती नहीं है, लेकिन बिल जो है वो इजाफी आ रहे हैं। अब ये दोबारा से बिजली बढ़ाने का जो ऐलान किया गया था और बढ़ भी गई है पिछले एक हफ्ते में। जी बिल्कुल, 1 जुलाई से जो है वो ये फ़ैसला जो नेपरा की जानिब से दिया गया है और जिसकी मंजूरी दी गई है वो नाफिजुल अमल होगा, और जो आइंदा बिल आएंगे उसमें जो है वो ये इजाफा लग के आएगा सार्फिन को। अच्छा देखें, पहले जितने भी इजाफे आप देखते आ रही हैं चंद दिनों में या चंद हफ्तों में जितने इजाफे हुए हैं वो सारे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुए, ठीक है, मगर ये इजाफा बुनियादी टैरिफ में हुआ है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये बुनियादी टैरिफ में इजाफा हुआ है। जब बुनियादी टैरिफ बढ़ता है तो बिजली की कीमतों में मुसलसल वही कीमत रहती है उसकी। अच्छा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 1 माह के लिए होता है। ओके। यानी कि अगर जून का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है तो जुलाई अगस्त में वो जून वाला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आएगा बिलों में, और वो एक ही दफ़ा आएगा, ठीक है। मगर जब बुनियादी टैरिफ बढ़ जाता है तो वो फिर उसकी कीमत ही बिजली की बढ़ जाती है, ठीक है। वो ये बुनियादी टैरिफ है जो हुकूमत की तरफ से बढ़ा दिया गया है, एक टैरिफ कर दिया गया है जो बढ़ा के उसके बाद आगे सब्सिडाइज जो मुख्तलिफ हैं जिनमें नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं, वो एक अलग जो है वो डोमेन आ जाती हैं। जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं उनको हुकूमत की तरफ से सब्सिडी मिलती है, यूनिट रेट कम होता है। अब जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं, जो पूरे 6 माह तक जो लोग 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कहलाते हैं। ओके। जो 6 माह में 201 यूनिट भी किसी माह इस्तेमाल हो गया तो वो नॉन प्रोटेक्टेड हो जाएगा। उसको फिर यूनिट रेट आम सार्फिन की तरह लगेगा। जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसका यूनिट रेट कम होता है, उसको हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, जिस तरह 13 रुपये समथिंग उसकी प्राइस होती है। तो जैसे ही वो 200 से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, 1 यूनिट भी अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो गया पूरे 6 माह में, किसी भी माह में 1 यूनिट इस्तेमाल हो गया ज़्यादा, तो वो नॉन प्रोटेक्टेड के कैटेगरी में आएगा और उसको आम जो बेसिक रेट है वो लगेगा। वो लेकिन ये बड़ा क्यों है, मतलब बुनियादी टैरिफ क्यों बढ़ाया है, क्या वजह है इसके पीछे? बेसिकली इसके पीछे वजह महंगी बिजली पैदा करना है। अच्छा। ठीक है, उसके साथ साथ देखें हमारे पास सस्ते ज़राए नहीं है बिजली पैदा करने के, मगर जो सस्ते ज़राए हैं हम उनको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। विंड है, उसके बाद मतलब इस तरह तो नहीं कह सकते ना कि शायद नहीं है हमारे पास, हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल में नहीं लेके आ रहे। लोकल फ्यूल हम नहीं कर रहे इस्तेमाल, महंगी RLNG इस्तेमाल करते हैं जो बस की बात ही नहीं है आम जो है वो सारफ की कि हम उसको पे कर सके। वो सिर्फ RLNG अगर आप घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल करें तो वो भी काबिल कबूल नहीं है, वो RLNG इतनी महंगी है। उसके बाद आप इंपोर्टेड कोयले के साथ बिजली जो है वो पैदा की जा रही थी, कोयला भी बहुत महंगा है। फर्नेस ऑयल है, फर्नेस ऑयल भी बहुत महंगा है। लोकल फ्यूल के साथ बिजली पैदा नहीं की जा रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह बिजली महंगी होने की ये है। और दूसरी बिजली महंगी होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी आप इसको कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर नाकस पॉलिसी हैं। जो हमारे मुआहदे थे IPP से, जो हमारे बिजली पैदा करने के कारखानों से मुआहदे थे, वो ऐसे हैं कि अगर हम बिजली लें या ना लें, हमें फिक्स चार्जेस उनको देने पड़ेंगे, जिनको कैपेसिटी चार्जेस कहा जाता है। अच्छा, वो कैपेसिटी चार्जेस आप सुन के परेशान हो जाएंगी कि बिजली की एक्चुअल जो लागत है वो 29% है सिर्फ। अच्छा। और 71% कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम अदा कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्यों, कैसे है, कैसे पता चला, इसका इंकशाफ क्या है? ये नेपरा ने जो ये रिसेंटली जो 4 पे 96 पैसे कीमत बढ़ी है, इसका जो तफसीली फैसला है उसमें नेपरा ने ये बताया है। ठीक है। उसमें नेपरा ने ये मेंशन किया है कि जनाब हम 71% किसी भी जो है वो एनर्जी का 71%, यानी कि 1 यूनिट में से 71% हम
जो है वो कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं, जिनको फिक्स चार्जेस कहा जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साल 2023-24 में शायद 22 समथिंग 96 रुपये बिजली की कीमत थी, ठीक है जी, साल 2023-24 में। जी जी। उनमें से 16.22 रुपये जो है वो तकरीबन 16.22 रुपये, हाँ जी, वो कैपेसिटी चार्जेस है, और 6.13 या 14 रुपये जो है वो एक्चुअल एनर्जी की कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आप हिसाब लगा लें कि डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल भी कह रही हूँ, 10 गुना ज्यादा। हाँ जी। हाँ। आप वो जो है ना वो कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं जो आम आवाम को देने पड़ रहे हैं, किसी हुकूमती ओहदेदार को तो नहीं देने पड़ रहे, वो आम आवाम पे जो है वो बोझ डाल दिया जाता है, लो जी कैपेसिटी चार्जेस है। जब तक बिजली सस्ते फ्यूल से पैदा नहीं की जाएगी, लोकल फ्यूल से पैदा नहीं की जाएगी, हाइडल बिजली पैदा नहीं की जाएगी, उस वक्त तक बिजली की कीमतों में कमी नहीं होगी। हर माह हम इसी तरह देखेंगे कि बिजली की कीमत में इतना इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में इतना इजाफा हो गया। अब सूरत हाल ये है कि एक आम बंदा जो 1000 रुपया जो है रोज़ की कमाई है, जिसकी दिहाड़ीदार जो बंदा है, 1000 रुपये बहुत कम लोगों पे है, बहुत लोग अब तो 1000 में हंडिया भी नहीं पकती है, एक वक्त का खाना नहीं पूरा होता 1000 में। आप देखें कि उसके लिए वो तो यहाँ अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा 2 वक्त की, या वो बिजली का बिल अदा करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपके घर में एक फ्रिज है 24 घंटे चलता है, फर्ज करें फ्रिज, एक नॉर्मल जो आप कह सकते हैं कि दरमियाने तबके से भी लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं उसको, वो तबका है ना जो, उसमें एक फ्रिज तो हर घर की जी, हर घर में होती है ऑब्वियसली। 2 पंखे, 2 या 3 एनर्जी सेवर, 300 यूनिट आपके चल जाएंगे, 240 से 245। तकरीबन कितना बिल आएगा? और उसका बिल आपको आएगा कम बेश भी 7000 रुपया, 7 से 8000 रुपया बिल आएगा आपको कम बेश। और उसमें भी आगे जुल्म ये है, एक तो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, उसमें भी आगे जुल्म ये है कि हम जो है वो 18%, 20%, 30% टैक्स दे रहे हैं इस पे। अच्छा, ये टैक्स की मुझे गेम समझ नहीं आती, हर दफा कोई नया टैक्स उन्होंने लगाया हुआ हर दफा एक FPA आपने देना है, उसके बाद आपने नीलम जलन सरचार्ज देना है, उसके बाद आपने TV फीस देनी है, उसके बाद आपने जनरल सेल्स टैक्स देना है, अब उसके बाद आपने वो FPA पे GST देना है। अच्छा। उसके आपने पता नहीं कितने के टैक्स हैं, वो समझ नहीं आती आपको, बिल के साथ इतनी लंबी लाइन साथ दिमाग घूम जाता है कि कितने टैक्सेस हैं जो हम अदा कर रहे हैं। आप देखें कि अवाम को सब्र करने का कहा जाता है, अवाम कैसे सब्र करे यार, वो इतनी गर्मी है, सब्र नहीं होता, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, सब्र होता नहीं है। ठीक है, आप क्या करें अवाम, यानी कि किसी से चोरी करे, डाके डाले, क्या करे, कहाँ से लेके आए इतने पैसे, कैसे जमा करवाए, ठीक है ना। लोग आम जो मिडिल क्लास तबका था, वो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये मिडिल क्लास तबका था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास था वो जो है ना वो जो खतरे गुर्बत से भी नीचे चला गया, कि गुर्बत की जो लकीर है ना उससे भी नीचे चला गया। ऐसे ही है। उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, जो लोअर मिडिल क्लास तबका था उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया इसमें। और अब तो जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी परेशान है कि यार बिजली के बिल कहाँ से जमा कराएं। और सबसे बड़ा जो इशू है वो बिजली चोरी क्यों होती है, इसी वजह से। जैसे कीमतें बढ़नी है, लोगों की जो कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जानी है, नहीं जमा करवा सकते लोग, तो फिर बिजली चोरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो बिजली चोरी की तरफ जाते हैं तो फिर मुल्क को, कौम का भी नुकसान है बिजली चोरी। अच्छा, ये भी है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फहद बताया जाता है कि वहाँ पर ज़्यादा बिजली चोरी हो रही होती है। ये बड़ी बड़ी जो मगरमच्छें होती हैं वहाँ पर ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही होती है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? या गली मोहल्लों में अगर किसी ने कुंडा लगाया होता है उनको तो आप पकड़ लेते हैं, उनके खिलाफ तो FIR करा लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो चोरी कर रही होती हैं उनका कोई अता पता होता है? देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गली मोहल्लों में चोरी का इतना नुकसान नहीं होता जितना इंडस्ट्री में चोरी का नुकसान होता है, ठीक है। और इंडस्ट्री में लोग नित नए तरीकों से चोरी कर रहे हैं। अब तो कंप्यूटराइज चोरी हो रही है। अच्छा। कंप्यूटराइज तरीके से मीटर को जो है वो स्लो कर लिया जाता है या मीटर को पीछे कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो उसका बिलिंग उसकी ठीक हो जाती है, कम हो जाती है बिलिंग। सही। और ये जो है वो प्रैक्टिस सरेआम चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुआवन है वो मीटर बनाने वाली जो कुछ कंपनियों के मुलाजिम थे, जो जिन्होंने ये तरीका बताया लोगों को, और वो पकड़े भी गए, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। ये लेस्को की तरफ से एक मुहिम भी चलाई गई थी। अच्छा, एक तरफ तो बिजली महंगी हो गई है, दूसरी तरफ मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ कि न्यू कनेक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। अच्छा। पहले सिंगल फेज कनेक्शन, अब घर का कनेक्शन 4000 रुपये उसकी कैपिटल कॉस्ट थी। अच्छा, यानी कि जो उसका बुनियादी उसकी कीमत थी
वो 4,000 रुपये थी, अब उसकी कीमत हो गई है 7,400 रुपये। ठीक है, यानी कि 100% तकरीबन बढ़ चुका है। ठीक है, और उसका जो डिमांड नोट बनेगा वो सिक्योरिटी और दीगर चीज़ें मिला के वो तकरीबन 10,000 रुपये का डिमांड नोट उसका बनेगा। और जो 3 फेज़ कनेक्शन था उसकी कीमत 15,000 रुपये थी, अब उसकी कीमत होगी है 33,000 रुपये। ठीक है, और जो उसका डिमांड नोट बनेगा वो 42,000 रुपये का बनेगा। 900 मीटर 900 रुपये के हिसाब से फ़ी मीटर तार जो है, 10 मीटर तार तो इसी डिमांड नोट में मिलेगी सारिफ को। अगर 10 मीटर से ज़्यादा तार इस्तेमाल करनी है तो फिर वो 900 रुपये के हिसाब से पर मीटर तार जो है वो सारिफ को मिलेगी। यानी कि हर तरफ से सार्फिन बोझ बढ़ता ही जा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही। जो महंगाई है वो इस कदर हो चुकी है कि अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही है कि वो बिजली का गैस का बिल दे। ठीक है, अब वो क्या करेगा फिर? क्या मतलब फिर वो उनके पास फिर इसी तरह के फिर आते हैं कि जनाब बिजली चोरी कर ली जाए या ये चीज़ें कर ली जाएं, एहतजाज पे निकल आते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं। एक तरफ तो बिजली महंगी है, दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट वो जो न्यू कनेक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। तीसरी जो सबसे बड़ी इस वक्त सार्फिन के लिए अजाब है कि जो बिजली बिल अदा कर रहा है उसके लिए बड़ा अजाब है। उसके लिए अजाब ये है कि उस पर ओवर बिलिंग का अजाब भी जो है वो थोप दिया जाता है। ठीक है ना, और अब तो मेरे ख्याल से किस्तों वाला भी मामला खत्म कर दिया हुआ है, साथ खत्म हो गई है। हाँ जी, कोई सहूलत नहीं है, साथ की सहूलत खत्म हो गई है। ओवर बिलिंग पे आप सारिफ की जूतियां घस जाती हैं कि ओवर जो ज्यादा यूनिट डल चुके हैं उनको निकलवाने के लिए सारिफिन की जूतियां घस जाती हैं, ओवर बिलिंग खत्म नहीं होती उनकी। ठीक है ना, यानी कि निज़ाम ऐसा हो चुका है। इनके ऊपर नोटिस नहीं लिया जाता है कि ये जो इदारे के अंदर जो सही चीजें चल रही होती हैं। देखें, नोटिस तो सब पे लिया जाता है। अच्छा। अमल दरामद नहीं किया जाता। सही। नोटिस तो सारा चीज का लिया जाता है और नोटिस तो इस चीज का भी लिया जाता है कि जी ओवर बिलिंग है, मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। ओवर बिलिंग हम मेरे ख्याल में नई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो नई बॉडी है उनको कई दफ़ा उन्होंने नोटिस लिया जी ओवर बिलिंग खत्म करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज तक खत्म नहीं हो सकी। ठीक है, साल हो चला है अभी तक ओवर बिलिंग। अब अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का मीटर किसी भी इंडस्ट्री का चेक कर लें, यहाँ से निकले कोई भी B2 का कनेक्शन चेक कर लें, उस पर ओवर बिलिंग होगी। ठीक है। और जो उसका क्या नाम है घरेलू सार्फिन है, मुख्तलिफ इलाकों में तो घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग का सामना है। ठीक है, हाँ जी, कंज्यूमर्स को ओवर बिलिंग की जा रही है और वो लोग परेशान हैं, यकीन करें। और तीसरी सबसे बड़ा जो अजाब है वो लोड शेडिंग का। आप जो 6 से 8 घंटे जा रही है, 6 से 8 घंटे इस तरह जा रही है। ये तो 6 से जो रूटीन में जा रही है ना, बेसिकली लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है ना वो तो लेस्को की तरफ से 2 घंटे या 3 घंटे जारी होता है। हाँ, मगर जो ज़्यादा इशू होता है वो तकनीकी खराबियाँ हैं। उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंतहाई पुराना हो चुका है, नाकस हो चुका है। बसीदा 60% आपके ट्रांसफार्मर जो हैं वो ओवरलोडेड है। उसके साथ साथ 40% आपके फीडर्स जो है वो ओवरलोडेड है, जिस पे 350 एम्पेयर लोड चलना चाहिए उस पे 450 से 500 एम्पेयर लोड चल रहा है। ठीक है, और इस दफ़ा तो लोड बल्कि कम रहा है, वरना लेस्को की जो तलब जाती थी पिछले साल वो 6,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। अच्छा। इस दफ़ा 5500, 5400 5600 तक गई है, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं गई। ठीक है, क्योंकि जून आपको पता है जून में शदीद तपश वाला मौसम नहीं था। ठीक है, मगर अब जो है वो इन दिनों में अब तो बहुत ज़्यादा आगे अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। एसी चल रहे हैं। हाँ जी, एसी चल रहे हैं। जब एसी चलते हैं तो अच्छा, पीक आवर्स का भी मैंने सुना था, पीक आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले 6 से 10 था, अब 5 से 11 कर दिए गए। हाँ जी, बेसिकली ना पीक आवर्स के जो ड्यूरेशन है ना वो कम ज़्यादा होती रहती है। अच्छा। वो रूटीन में है, यानी कि जैसे मौसम के हिसाब से जो है ना वो हर माह उसकी जो है ना वो बढ़ती है। मगर इस दफ़ा क्या हुआ है, इस दफ़ा 2 घंटे मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो है वो 6 से 10 होता था, 5 से 9 हो जाता था, और इस तरह यानी कि ड्यूरेशन उसकी वही रहती थी, टाइम उसका वही रहता था, यानी कि 5 से 10 है तो 5 घंटे ही रहने हैं। मगर अब ये हुआ है कि 1 घंटा नीचे से कम कर दिया गया, 1 घंटा ऊपर से बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 से रिलीफ नहीं देना ना, रिलीफ नहीं देना, मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो तरीकों से सिर्फ अवाम को शिकंजे में फंसाना है और उनको जो है वो
तकलीफ और परेशानी में ही मुब्तला रखना है, रिलीफ कहीं से भी हमें नहीं मिलने वाला है। फहद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिजली के मामले के हवाले से हम बात करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।